औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, रिसर्चर एंड स्कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी एजुकेशनल स्टैटिस्टिक की जो सीरीज़ है उसके लेक्चर 6 को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के हवाले से कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में सुना और समझने की कोशिश की कि बेसिकली स्टैटिस्टिक है क्या और रिसर्च के अंदर जो है वो स्टैटिस्टिक का क्या किरदार होता है। इसके बाद हमने कुछ स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स जो थे उनके मतलब देखा। डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक थी उसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो था उसके मतलब पढ़ा। तो आज हम दूसरे फेज में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के मतलब जो है वो पढ़ेंगे और सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है और इसका वर्किंग एरिया यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है। इसकी इम्पोर्टेंस के मतलब किसी एजुकेशनल रिसर्च में क्या हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस जो है उसको जनरेट करने के लिए, हाइपोथेसिस जो है उसको डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं और कौन सी लॉजिक्स जो हैं उसको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। इसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है उसके मतलब हम समझेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टी टेस्ट के अंदर यूज होते हैं या सैंपल डिपेंडेंट सैंपल जो है उसकी वो किस सिचुएशन के अंदर हम बनाते हैं, हम उस चीज को देखेंगे। और फिर टी टेस्ट के अंदर जो पेयर्ड सैंपल जो है वो उसकी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि हम किस सिचुएशन में उस चीज को बनाते हैं। पेयर सैंपल को हम ये देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल एजुकेशन विद SGA लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है कि सबसे पहले आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बर वक्त मौसूल हो सके। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, many statistical techniques have been developed to help researchers make sense of the data they have collected. These techniques are divided into two categories. We discussed previous lectures, descriptive, and the second one is now here. Today we are going to discuss inferential statistic. Descriptive statistics describe the data, and on the other hand, inferential statistic uncover patterns or relationship in the data set, make judgment about data, or apply information about a smaller data to set a large group. तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटा जो है स्टैटिस्टिक जो है वो हमें डेटा की सेंट्रल वैल्यू, डेटा की डिस्पर्शन के मतलब हमें बताता है, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो है वो डेटा के दरमियान या डेटा सेट में जो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो जो डिसीजन होता है कि हम जो इंफॉर्मेशन किसी स्मॉल डेटा जो है उससे लेते हैं और उसकी जजमेंट जो है वो किसी लार्ज डेटा जो है उसके ऊपर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर सुनते भी हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक is of a vital importance in educational research. It is used to make inferences about the population on the basis of data obtained from the sample. It is also used to make judgment of the probability that then observed difference among groups is a dependable one or one that might have happened by chance in the study. तो अब ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हमारे पास डिफरेंट जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो हैं, जैसे हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल और न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं। तो वन ग्रुप हो सकता है, टू ग्रुप्स हो सकते हैं और दो से ज्यादा ग्रुप वेरिएबल्स के हो सकते हैं। अब अगर एक ग्रुप होगा तो फिर हमारे पास वन सैंपल होगा तो हम वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और या इसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक साइन टेस्ट जो है उसको अप्लाई किया जाएगा। इसी तरह अगर दो ग्रुप होंगे
तो हमारे पास इंडिपेंडेंट या पेयर्ड दो सिचुएशंस जो है वो हमारी बनेंगी। इंडिपेंडेंट में हमारे पास टू सिंपल टी टेस्ट आएगा या नॉन पैरामेट्रिक विल्कोक्सन रैंक सम जो है या विटने टेस्ट जो है हम उसको अप्लाई करेंगे। जबकि पेयर्ड में हमारे पास पेयर्ड टी टेस्ट हम अप्लाई करेंगे और नॉन पैरामेट्रिक साइन टेस्ट जो है उसको अप्लाई किया जाएगा। इसी तरह तीसरी सिचुएशन जब आपके पास तीन ग्रुप दो से ज्यादा ग्रुप्स अगर हों तो फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेट भी कर सकते हैं। तो वन वे अनोवा और इसी तरह हमारे पास रिपीटेड मेयर अनोवा जो है वो अप्लाई होगा। तो ये एक गो थ्रू करने के लिए अपने माइंड में रखने के लिए एक मैप है आपका कि हम देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो बन सकती हैं जिसमें हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो है उसको अप्लाई करते हैं। इसी तरह ऑर्डिनल अगर डेटा हो तो ऑर्डिनल डेटा में हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस होगा, फिर हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन भी हो सकता है। अब अगर हाइपोथेसिस ऑफ सिचुएशन होगा तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम स्पीयरमैन जो है वो लगाएंगे फार्मूला। लेकिन अगर डिफरेंसेस होगा हाइपोथेसिस में तो सैंपल सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होगी और फिर डिपेंडेंट सैंपल सिलेक्शन होगी। इसी तरह आगे टू मेजर्स होगी, ग्रेटर देन टू मेजर्स होंगी, मैन विटने यू टेस्ट लगेगा और इस तरह ये डिफरेंट जो है वो ऑर्डिनल डेटा में आपके हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट करने के लिए डिफरेंट चीजें जो है वो अप्लाई होती हैं। एरिया ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, दिस इज वेयर a researcher can use sample data to answer research questions, estimating parameter. This means taking a statistic from the sample data, the sample mean, and saying something about population parameter और द पॉपुलेशन मीन कि आप सैंपल लेते हैं, सैंपल मीन उसे ड्रा करते हैं और चूंकि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन ही का रिप्रेजेंटर होता है, वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो सैंपल की जो आउटपुट होती है, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो आप अपने पॉपुलेशन को पैरामीटर को जो है उसको मतलब उसके मतलब भी वही राइम कायम करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इसमें मतलब होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो है उसमें की जाती है। एरिया ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, inferential statistics deal with two or more variable. If in an analysis that there are two variable, it is called bivariate analysis, and if more variable, it is called multivariate analysis. A number of different types of inferential statistics are in use, all of which depend of the type of variable. For example, nominal, ordinal, interval, and ratio. The type of statistical analysis is different for these variables, yet the main theme is the same. We try to determine how one variable compares to another. Logic of inferential statistic. Suppose a researcher wants to know the difference between the male and female student interest in learning English. He hypothesized that female students are more interested in learning English than the male student. To test the hypothesis, he randomly selects 60 male students from a 1000 male student of English language course and 60 female students from a 1000 female. Students are given an attitude scale to fill. Now the researcher has two data sets, the attitude scores of male group and the attitude scores of female group. Here the graphical representation of that example, population of male English language student is 1000 and sample is 60. On the other hand, population of female English language students is 1000 and the sample 2 is 60. Worth of inferential statistic.
Inferential statistics has a vital importance in the field of research. It helps us to learn from descriptive statistics and allow us to go beyond immediate data. Inferential statistics infers on the basis of sample data. It helps us make judgment about probability in observation. It enables researchers to infer properties of a population based on data collected from a sample of individuals. Hypothesis testing. It is usually impossible for a researcher to observe each individual in population. He selects some individuals from populations as a sample and collects data from the sample. He then uses sample data to answer questions about the population. He uses some statistical techniques. It helps researchers to infer properties of a population based on data collected from a sample. Hypothesis testing is a statistical method that uses sample data to evaluate a hypothesis about a population parameter. A hypothesis test is usually used in context of research study. Depending on the type of research and the type of data, the details of the hypothesis test will change from one situation to another. Steps of hypothesis testing. Step 1 is stating the hypothesis. The process of hypothesis testing begins by stating a hypothesis about the unknown population. Usually, a researcher states two opposing hypotheses. Both hypotheses are stated in terms of population parameter. The first and most important of two hypotheses is called a null hypothesis. A null hypothesis states that the treatment has no effect, and the null hypothesis is denoted by a symbol H naught. H stands for hypothesis and naught denotes like that this is zero effect. The null hypothesis H naught states that in the general there is no change, no difference, or no relationship. In an experimental study, null hypothesis predicts that the independent variable in a treatment will have no effect on the dependent variable for the population. The second hypothesis is simply the opposite of null hypothesis, and it is called a scientific or alternative hypothesis, and it is denoted by H1. This hypothesis states that the treatment has an effect on the dependent variable. The alternative hypothesis H1 states that there is change, a difference, or a relationship for the general population. In an experiment, H1 predicts that the independent variable will have an effect on the dependent variable. Setting criteria for the decision is the second step of hypothesis testing. A researcher uses the data from sample to evaluate the authority of null hypothesis. The data will either support or negate the null hypothesis. To formalize the decision process, a researcher will use null hypothesis to predict exactly what kind of sample should be obtained if the treatment has no effect. Researcher will examine all the possible sample means that could be obtained if the null hypothesis is true. Collecting data and computing sample statistic.
The next step in hypothesis testing is to obtain the sample data. Then raw data are summarized with appropriate statistics such as mean, standard deviation. Then it is possible for the researcher to compare the sample mean with the null hypothesis. The fourth step is a make a decision. In the final step, the researcher decided, in the light of analysis of data, whether to accept or reject the null hypothesis. If analysis of data supports the null hypothesis, he accepts it and vice versa. Step of hypothesis testing, ये एक समरी हमारे पास दी हुई है कि हम सबसे पहले स्टेप में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा और सैंपल जो है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट के डेटा हमने किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए कलेक्ट करना है, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा एनालिसिस ऑफ द डेटा, एंड आखिर में आ जाएगा हमारे पास मेक अ डिसीजन। एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दो तरह के एरर जो है वो मोस्टली यूज होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज an inferential process. It means that it uses limited information obtained from the sample to reach general conclusions about the population. As a sample is a small subset of population, it provides only limited or incomplete information about the whole population. Yet hypothesis tests use information obtained from sample. There is always the probability of reaching incorrect conclusion. Generally, two kinds of errors can be made. First type of the error is type 1 error. A type 1 error occurs when a researcher rejects a null hypothesis that is actually true. It means the researcher concludes that the treatment does have an effect when the treatment has no. The, the consequences of a type 1 error can be very serious because the researcher has rejected the null hypothesis and believed that the treatment had a real effect. The researcher will report or publish false results. Other researchers may try to build theories or experiments based on false results. Type 2 errors. A type 2 errors occur when a researcher fails to reject the null hypothesis that is really false. It means that a treatment effect really exists, but the hypothesis test has failed to detect it. This type of error occurs when the effect of the treatment is relatively small. That is, the treatment does influence the sample, but the magnitude of the effect is very small. The consequences of type 2 errors are not very serious. In case of type 2 error, the research data do not show the results that the researchers had hoped to obtain. तो अब हमें ये दो तरह के हमने जो थे एरर जो है उसको देखा, टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो एरर, और दोनों ही किसी भी रिसर्च के अंदर जो है अगर हो तो आपकी जो है वो रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो अफेक्ट करेगा। और आपकी क्योंकि फॉल्स फिर रिजल्ट्स जो है वो जनरेट होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में न्यू रिसर्चर्स जो हैं वही फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है उसको लेकर जब नेक्स्ट रिसर्च करेंगे तो भी प्रॉब्लम बनेगी और मतलब फॉल्स रिसर्चेस जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। टी टी टेस्ट, a t-test is a useful
statistical technique used for comparing mean values of two data sets obtained from two groups. तो टी टेस्ट बेसिकली इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंदर, जहां पे हमारे पास हाइपोथेसिस दिया जाता है और दो ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो हमारे पास जो दोनों ग्रुप से मीन्स आते हैं, हम उन दोनों मीन्स को कंपेयर करते हैं टी टेस्ट की मदद से। द कंपैरिजन टेल्स अस वेदर दीज डेटा सेट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. It further tells us how significant the difference is and if these differences could have happened by chance. The statistical significance of t-test in whether or not the difference between the mean of two groups most likely reflects a real difference in the populations from which the groups are selected. Types of t-test. Independent sample test. Independent sample test is used when there are two different independent groups of people and the researcher is interested to compare their scores. In this case, the researcher collects information from two different groups of people on only one occasion. Paired sample t-test. Paired sample t-test is also called repeated measures. It is used the researcher is interested in comparing change in the scores of same groups tested at two different occasions. Assumptions of t-test. The first assumption regarding t-test concerns the scale of the measurement. It means that it is assumed that the independent variable is measured at interval or ratio scale. The second assumption made is that of a simple random sample, that the data is collected from representative randomly selected portion of the total population. The third assumption is that the data, when plotted, results in a normal distribution, for example in bell-shaped distribution curve. The fourth assumption is that the observations that make up data must independent of one another. That is, each observation of measurement must not be influenced by any other observation or measurement. The fifth assumption is that a reasonably large sample size is used. A large sample size means that the distribution of results should approach a normal bell-shaped curve. And the last, not least, final assumption is a homogeneity of variance. Variance will be homogeneous when the standard deviation of samples is approximately equal. Thank you for listening. इंशाल्लाह ताला नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।